Mr. K.C. Tyagi. धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। सर, एक दुनिया उन लोगों की भी है जो ना इनकम टैक्स देते हैं, ना वो बुलेट ट्रेन पर बैठेंगे, ना एयर ट्रैवल करेंगे, ना किसी बैंक का डेबिट और क्रेडिट कार्ड उनके पास है, और जहां स्टेट एब्सेंट है। मैं उन लोगों की तरफ से कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं। योजना आयोग के जो ताज़ा गरीबी के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसके मुताबिक 33.33 रुपये ग्रामीण लोगों के लिए है और 27 रुपये 20 पैसे प्रति व्यक्ति दिन का उनका खर्चा है। सर, दिल्ली के अंदर हबीब हेयर ट्रेनिंग सैलून खुला है, जिसमें बाल जंगली चूहे की तरह से खड़े हो जाते हैं और बच्चा जो है 1000 रुपये एक टाइम पे चूहे की तरह से बाल खड़े करने की कीमत। अपन को जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना वहाँ। पार्डन? अपन को तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके हमारे बाल नहीं है। सर, भारत में गरीबी, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सर, 2012 में भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की सर्वाधिक मौतें हुई। नए अध्ययन के मुताबिक प्रत्येक साल लगभग 55 लाख शिशु जन्म लेने के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं। जितने अंधे बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं उनमें आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। इतने कोढ़ी बच्चे पैदा होते हैं उसमें 40% से ज्यादा इस अभागे मुल्क में पैदा होते हैं, और जो विकलांगता है उसका प्रतिशत भी 50% से ज्यादा इस देश के अंदर है। सर, दुनिया भर में और उसके अंदर भारत में खास तौर से हर साल 7 लाख से अधिक नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। जहां स्टेट एब्सेंट है, मैं उन लोगों का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं। दुनिया भर के 50% नवजात शिशुओं की मौत सिर्फ 5 देशों, देश के नाम सुन लीजिए: नाइजीरिया, कांगो और महान भारत। इनके आंकड़े लगभग तीनों मुल्कों के एक जैसे हैं। महान भारत में 7,80,000, नाइजीरिया 2,76,000 और कांगो, जहां सभ्यता पहुंची नहीं है, 1,80,000। और सर, 3 नवजात शिशुओं में से एक शिशु 1 साल की उम्र भी पूरा नहीं कर पाता है इस देश के अंदर। भारत में इस समय और इसी अवधि में करीबन 50,000 महिलाओं की मौत प्रसव के वक्त हुई, जबकि नाइजीरिया का आंकड़ा करीब 40,000 का था। विकासशील देशों में भारत 2013 में प्रति 1 लाख जन्म पर मातृ मृत्यु दर 230 रही। ये एक असली भारत की तस्वीर है। विकसित देशों में प्रति लाख जन्म दर पर मातृ मृत्यु दर 16 रही। इसके अनुसार शिशु मृत्यु दर को कम करने में दक्षिण एशिया में मजबूत और स्थायी प्रगति हुई। सर, एक रिपोर्ट के अनुसार, यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार 1/3 अति गरीब वर्ग भारत में रहता है। और जब से हमारे कांग्रेस के मित्रों ने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया है, तब से 2 दशकों में नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में भी मानव विकास की दर जो है भारत से बेहतर हो गई है। ये है उदारीकरण का मॉडल। 2014 के यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट यूएनडीसी के मुताबिक भारत अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से मानव विकास की रैंकिंग के मामले में थोड़ा बेहतर है। 1995 तक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के बच्चों के मृत्यु दर के मामले में भारत से बहुत पीछे थे, परंतु 2010 के वाइब्रेंट भारत के बाद पाकिस्तान को छोड़कर बाकी देशों ने अपने मानकों में काफी सुधार किया।
और कुछ देश तो आज भारत में प्रति 1000 में से 48 के मृत्यु दर से बेहतर हो गए। सर, पाकिस्तान को छोड़कर इस देश के बाकी सभी मुल्क अपनी आय का अधिक हिस्सा नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में व्यय करते हैं। मैं सर इन चीजों का जिक्र इसलिए करना चाहता था कि ये बजट जो बनते हैं ये खास तबका है जिनका ध्यान रखा जाता है। हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी है जिसका इसमें किसी तरह से भी जिक्र नहीं होता। मैं इनकी सरकार का एक कारनामा बताना चाहता हूं और मैंने किसी और संदर्भ में भी जिक्र किया था। नाइक साहब हैं, इनके वित्त विभाग के बड़े अधिकारी थे। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और इधर के भी हमारे मित्र, अभी मैं चिदम्बरम साहब का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत क्या बनाओगे, आप लोग तो कांग्रेस मुक्त बजट तक भी नहीं बना सकते। ये उनका कहना है, यानी कि कोई शिकायत ही नहीं है। शिकायत आनंद शर्मा जी की ये है 49% हम ला रहे थे, आपने हमें क्यों नहीं लाने दिया। हम बैंकिंग में ये कर रहे थे, हम इंश्योरेंस में 49% आ रहे थे, आपने क्यों नहीं हमारी मदद की। ये आपके खिलाफ नहीं है, इन्हें आपसे शिकायत है। जो काम आप करना चाह रहे थे वो मौका इनको एक बार आपने क्यों नहीं दिया, इन्हें ये शिकायत है आपसे। काम ये भी यही कर रहे हैं। इस समय देश के बड़े पूंजीपति पर सरकारी बैंकों का 53,000 करोड़ रुपए बकाया है। लगभग 406 घराने डिफॉल्टर हैं जिन पर 70,300 करोड़ रुपए बकाया है। और आज की तारीख में पब्लिक सेक्टर बैंकों पर पिछले 7 वर्षों से 4.95 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। अब नई चीज ये है कि हमारे मित्र जेटली साहब, वित्त मंत्री महोदय, बैंकिंग सेक्टर में 2.4 लाख करोड़ रुपए का पूंजीकरण लगाना चाहते हैं। अब जो सरकारी हिस्सेदारी है बैंकों में, इनके जमाने की एक नाइक साहब की बनी हुई कमेटी है। इंदिरा जी ने 1971 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था गरीब लोगों के लिए। इनकी सरकार के एक अधिकारी, इनका बोगस, इनका डीनेशनलाइजेशन करो। और अब यह सरकार इधर वाली उस काम को करने के लिए जा रही है। और सर मैं आपको बताऊं, वही अर्थशास्त्री इनके हैं रघुराम राजन, वो इनके लाडले हैं। मैं इनके कई नेताओं के बयान पढ़े, नहीं बहुत काबिल आदमी है। उनके मुताबिक वो भी इस प्रोसेस में है। इस देश के अंदर एक ऐसा अर्थशास्त्रियों का कुनबा है जो सलाह इनको भी देता है, इनको भी देता है। मैं अमेरिका का आपको बताना चाहता हूं, पिछले 5-6 वर्षों में 480 बैंक दिवालिया हो चुके हैं, उसी को बुला रहे हैं और उन्हीं को बुला रहे हैं। पिछले वर्ष 24 और इस साल 17 बड़े बैंक दिवालिया हो चुके हैं। और जबकि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के दौर में भारत के बैंक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इनके भी डीनेशनलाइजेशन करने के लिए जो नया कमेटी बैठी है उसको सरकार इंप्लीमेंट करना चाहती। $2 लाख करोड़ रुपए नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए में से 1/3 30 बड़े औद्योगिक घरानों के पास है। लेकिन केंद्र सरकार और बैंक प्रबंधन उनकी उगाई करने के लिए संजीदा नहीं है। मैडम मिनिस्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर इस पैसे को जो पूंजीपतियों के पास रखा है निकाल करके आप बैंकों में लगा दें तो जो वित्त मंत्री महोदय का प्रोजेक्ट है वो भी पूरा हो जाए और जो इसकी साझेदारी है सरकारी वो भी बनी की बनी रह जाए। लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि ये मुल्क उनका है। वो चंदा देते हैं, आदिवासी चंदा नहीं देते। 8 करोड़ जो आदिवासी हैं उसके लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए का प्रोविजन है तमाम जो आपका बैंक इसका बजट का प्रपोजल से, सिर्फ 50 करोड़ का 8 करोड़ लोगों के लिए। और जितनी सारी स्कीम्स हैं सर, जितने सारे प्रोजेक्ट हैं, ये मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं उस बात को कि 3 शब्द मैंने नहीं सुने थे। हम 40-45 साल से राजनीतिक जीवन में हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, पीपीपी और एफडीआई। ये अभी 1990 के बाद इन शब्दों का चलन ज्यादा बढ़ा है। उस पर मैं कहूंगा तो फिर बहुत लंबी बहस हो जाएगी। अब ये लेबर भी
लॉज में भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं। आपके यहीं से शुरू हुए राजस्थान से और दिल्ली तक पहुंच गए, अभी तो मेरी बात भी शुरू भी नहीं हुई है। राजा साहब, आप प्रजा के साथ थोड़ा तो न्याय किया करिए। पिछली बार भी आपने हमें ऐसी भगा दिया यहां से। मेरा आपको तो एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूं मैं, पर आप भी थोड़ा सा तो ध्यान रख लें। सर, बड़ा मेरा मन दुखी हुआ है घटना को पढ़ करके, और मैं को इसको पॉलिटिक्स के उस हिसाब से नहीं जोड़ना चाहता हूं, और सभी अपने सांसद मित्रों को बताना चाहता हूं। 29 जुलाई के अखबार में खबर छपी है कि इस महीने से जो इस्पात निर्माता हैं उन्होंने 1000 रुपए टन इस्पात की कीमत बढ़ाने का फैसला किया। आपसे पूछा क्या उन्होंने? इनको सुझाव दिया क्या उन्होंने? आपने कैसे इनको मुल्क का मालिक बना लिया? जिस दिन जितना चाहे ये स्टील के दाम बढ़ा दे, ये सीमेंट के दाम बढ़ा दे, और हमारे लोग जब भूखे प्यासे इन चीजों के दाम बढ़ाने के लिए, जिसमें तीनों मौसमों में लोग मरते हैं, देश के तीनों मौसमों में मरते हैं। बरसात में हमारी झुग्गियां बहेंगी, पशु बहेंगे, चारा नहीं मिलेगा, लू में लोग मरेंगे, जाड़े में ठंड से मरेंगे, जो इस मुल्क के असली मालिक हैं, और इस्पात का बढ़ जाएगा मूल्य 124 घंटे के अंदर अंदर। तो कौन सी ताकतें हैं वो? किसान के दाम क्यों नहीं ऐसे बढ़ते हैं? मैं इसके माध्यम से ये बहस नए तरीके से करना चाहता हूं, और सदन में जो बैठे हुए ग्रामीण पृष्ठभूमि के एमपीज हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, और अकाली मित्रों से खास तौर से, एक बार तय हो जाए कि किसान का दाम की कीमत कैसे तय होगी। आपने हर चीज की तय कर दी, उसकी जमीन का किराया लगाइए। हमारी बहन भी, बहू भी, बेटी भी, हम भी चारों काम करते हैं, हमारी मेहनत लगाइए। जो बीज गया उसकी कीमत लगाइए, जो पानी गया उसकी कीमत लगाइए, डीजल बढ़ा उसकी कीमत लगाइए, जो बिजली गई उसकी कीमत लगाइए, इंसेक्टिसाइड गया उसकी कीमत लगाइए। उसके हिसाब से हमें भी तय करने दीजिए। ये किसका देश बना दिया आपने? किसने अलाउ कर दिया स्टील मिल मालिकों को एक रात में 1000 रुपये बढ़ाने का? सर, ये दो दुनिया बन गई। एक दुनिया ऐसी है जिसकी चिंता जो है उधर से लेकर इधर तक है, और एक तबका ऐसा है, और उसी में मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि कैसे कुछ लोगों के लिए सारे काम हो रहे हैं। सर, 40%, आप भी गांव से आते हैं, 40% किसान जो है कृषि छोड़ के जा रहे हैं। और मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जाएंगे, गांव से कहां जाएंगे? जो आपके 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे जो कभी नहीं बनने वाले। शहर में जाएंगे, शहर में रोजगार किस सेक्टर में मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो सबसे ज्यादा स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की नौकरी होती है, आज हमारे देश में वह सेक्टर सबसे खराब हालत में है, और 2012 में उसकी जो औसत दर है 2.2% रही है। तो यहाँ भिखारी बनेंगे, अपराध करेंगे, शहर में आकर के जो आपकी स्मार्ट सिटी बनेंगे। थैंक यू। सर, गन्ना किसानों का जिक्र मैं पहले किया, अब नहीं करूंगा, आपके उससे मैं कम कर रहा हूं। और इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय होते तो अच्छा होता। बजट बन रहा था, फिक्की वाले आ रहे थे, एसोचैम वाले आ रहे थे, CII वाले आ रहे थे, औद्योगिक समूहों से चर्चा की जा रही थी। क्या आपने किसी मान्यता प्राप्त किसान संगठन को बुलाया? आपने भारतीय कृषक संघ जो है, अगर उसको भी बुला करके आप तय करते तो हो सकता है देश के किसानों की बहुत सारी किस्मत तय हो जाती। आपने अपना किसान मोर्चा तक भी नहीं बुलाया। इसलिए मेरा कहना है कि सिर्फ 60% जो नॉन इरिगेटेड लैंड है देश की, उसकी सिंचाई के मद में सिर्फ आपने 1000 करोड़ रुपए रखे। और मैं किसी और मत की आलोचना नहीं करना चाहता। 1000 करोड़ में क्या होगा? अगर कोई कृषि परिवार का पैदा हुआ आदमी वित्त मंत्री होता तो इस काम के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन रखता, ताकि समूचे देश में इरिगेशन की व्यवस्था हो जाए। आखिरी पॉइंट, आखिरी। थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर नवनीत। सर, मैं आखिरी कर रहा हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे मित्र भाई मंत्री जी ने चीनी मिल मालिकों को जो राहत दी है, उसमें जो एक्साइज ड्यूटी है वो 5 वर्षों की वसूली के बाद, एक्साइज ड्यूटी जो 5 साल में गन्ना किसानों से वसूल हुई होगी। 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, अब तो थोड़ा सा ध्यान रखें। सर, मैं अपनी पार्टी से अकेले बोल रहा हूं, नहीं तो आपका टाइम है ना। और असली भारत से बोल रहा हूं।
बिल्कुल किसान की भी बात कर ली, सब बात आपने बहुत अच्छी करी। अब आप भी अच्छा बोलती हैं। नेक्स्ट स्पीकर प्लीज। सर, मेरा नवनीत निवेदन आपसे ये है त्यागी कि साहब, आप हर वक्त ही मैं ऐसा तो समाप्त नहीं करना करें, चाहता कभी हूं। तो मेरा आप, खाली निवेदन ये है कि बजट का आपका टाइम दे दूं मैं? बजट का जो एलोकेशन आपका है, टाइम दे दूं? बजट का जो एलोकेशन है, उससे पहले रघुराम राजन कमेटी, जिसे रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब हैं, उन्होंने बनाया था। उन्होंने पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार को पिछड़े राज्य की श्रेणी में रख करके इनको अतिरिक्त सहायता मुहैया कराने, जिसको हम विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कहते हैं, उसका प्रोविजन किया था। सर, इस बजट में उसका उल्लेख नहीं है। Thank you. मैं चाहूंगा, समय कम मिला होगा मंत्री महोदय को, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं वैसी विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगले बजट में पिछड़े राज्यों का भी ध्यान रखा जाएगा। Thank you very much. इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।